भाई जा रहा है बैग लेके, मतलब यहाँ से स्टूडेंट अकोमोडेशन छोड़ के जा रहा है। तो हो सकता है कहीं लंदन साइड ही जा रहा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। मैं तो ऐसे ही जस्ट रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि एक बंदा बैग लेके जा रहा था। तो ये होते हैं इनके ट्रैवल बैग ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से छोड़ के ही जा रहा होगा, या तो कहीं पे लिया होगा रेंट पे या फ्रेंड्स के पास जा रहा होगा, आई डोंट नो। अबे साले। तो वेलकम बैक एंड आज की वीडियो में पता है किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ? स्टूडेंट प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। हाँ, स्टडी प्रोसेस, यानी कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप है यानी कि प्रोसेस है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ट्राई टू फाइंड नियर लंदन साइड यूनिवर्सिटीज़। उसके मैंने बेनिफिट्स भी बता रखे हैं, आप मेरी वीडियोस जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा वाई आई हैव टोल्ड दिस ऑल दिस थिंग। क्योंकि अगर आप किसी कंट्री साइड पे ले लोगे यूनिवर्सिटी, तो आपको थोड़ा सा कम्यूट में डिफ़िकल्टी आएगी, प्लस ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आएगी, प्लस पार्ट टाइम जॉब्स में भी डिफ़िकल्टी आएगी, और थोड़ा सा अकोमोडेशन आपको थोड़ा चीप मिल जाएगा, बट देख लेना आप अपने हिसाब से। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ऑफ़र लेटर या कंडीशन लेटर, मतलब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, और जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है। अदरवाइज़ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कुछ सम अमाउंट है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का भी चार्ज पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है। यू कैन अप्लाई एज मच एज पॉसिबल, आई मीन जितनी भी एप्लीकेशन आप करना चाहो उतनी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हो उन सब में एप्लीकेशन डाल दो, क्या पता इसमें से कितना अच्छा ऑफर आ जाए, कितनी अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। तो ट्राई टू अप्लाई एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट स्कॉलरशिप मिल जाए। प्लस इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि आपको अपना SOP बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कॉलरशिप। उसमें आपको अपना, अगर आप यू आर वर्किंग, तो आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस प्लस जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह या एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, यू हैव टू अटैच देम इन ऑर्डर टू गेट योर मैक्सिमम स्कॉलरशिप। फिर आपके पास या तो यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आएगा, या फिर कंडीशनल लेटर आएगा, या मतलब ऑफ़र लेटर या अनकंडीशनल, और या फिर कंडीशनल लेटर आएगा। अगर कंडीशनल लेटर आ गया तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली या तो आइलेट्स की होगी, आई मीन इंग्लिश की होगी, या फिर आपकी फाइनेंस रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होगी, तो वो आपको फिल करनी होगी। अगर आपके पास ऑफर लेटर आता है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फ़ीस भरनी है। फ़ीस यानी कि डिपॉजिट बनना है, उसके बाद आपको कैश लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद ऑफर लेटर आ गया आपके पास, यानी कि अनकंडीशनल लेटर आ गया। फिर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉजिट करनी है, और फुल फ़ीस डिपॉजिट नहीं करनी होती। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे टर्म वाइज फ़ीस होती है। अगर आप जैन में आ रहे हो तो यानी कि आपको ऑटम टर्म होता है मेरे ख्याल से, या फिर विंटर टर्म होता होगा, जो भी होता होगा, यहाँ पे टर्म वाइज फीस होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 3 या 4 टर्म होते हैं आपके, उसमें फर्स्ट टर्म की फ़ीस आपको पे करनी है। यानी कि अगर सपोज़ 5000 या कुछ होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी आफ्टर कैश, जब आपको रिलीज़ होगा। तो कैश लेटर जब आ जाएगा तो आपको वीज़ा में अपना वीज़ा फाइल अपलोड करनी है। वीज़ा यानी कि आपको अपना फ़ंड्स वगैरह शो करने हैं। फंड्स वगैरह शो करने के लिए आपको पता है कि अपने अकाउंट में 28 डेज ओल्ड होल्ड करना पड़ता है, या फिर उसमें से आप वो कुछ यूज़ नहीं कर सकते। बट उसमें एक कंडीशन और है, अगर आपने लोन लिया होता है ना, तो आप देखो मैंने क्या किया था ना, कि अपने 20 लाख का लोन लिया था, प्लस 10 लाख रुपीज़ अपने से अरेंज किया था। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो थी ना, मैंने अपने से पे कर दी थी। मैक्सिमम फ़ीस मैंने पे कर दी थी, 6 लाख या 7 लाख तक मैंने पे कर दी थी। उसके बाद फिर जब मेरा लोन डिसबर्स हुआ, तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस उन्होंने डायरेक्ट जो भी रिमेनिंग थी वो पे कर दी, और जो रिमेनिंग बैलेंस था, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द यूनिवर्सिटी फ़ीस, उन्होंने मेरे अकाउंट पे क्रेडिट कर दी थी। तो इससे मुझे क्या हुआ था ना, कि 28 डेज़ का जो पीरियड था वो मुझे होल्ड नहीं करना पड़ा था। मैंने नेक्स्ट डे ही, जब मेरा कैश लेटर आ गया था, नेक्स्ट डे ही मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। होपफुली मैं प्रोसेस समझा दिया कि क्या प्रोसेस है। अगर आपको 28 दिन होल्ड नहीं करना, तो आप अपने साइड से यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दो, मतलब अपने अमाउंट से। और जो लोन प्रोसेस होगा आपका, डिस्पर्स होगा, उसमें से जो पेंडिंग फ़ीस होगी वो डिडक्ट हो जाएगी, प्लस लिविंग एक्सपेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि 10 लाख या 10 लाख समथिंग जो भी होगा। तो इससे आपको 28 डेज़ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप नेक्स्ट डे ही वीज़ा फाइल कर सकते हो। तो आपने, और आपको ये तो पता ही है कि लिविंग एक्सपेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बात कर ली। लिविंग एक्सपेंस अगर आप इनर लंदन रहते हो तो आपको 10 लाख से 12 लाख या अबव भी हो सकता है। अब हर साल ये चेंज होता रहता है। और अगर आप आउटसाइड लंदन रहते हो तो मेरे ख्याल से 10 लाख तक में हो जाना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना अमाउंट है, 9 से 10 लाख में हो जाना चाहिए।
फिर आपको कैश लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आपने ऑफ़र लेटर आपका आ गया यूनिवर्सिटी की, आपने फ़ीस डिपॉज़िट कर दी, तो फिर आप कैश लेटर रिसीव होता है आपको। कैश लेटर आप केयरफुली चेक करना, क्योंकि उसमें आपकी सारी फ़ीस मेंशन होती है। जैसे कि आपने कितना अमाउंट पे कर दिया है, अगर आपने अकोमोडेशन लिया है तो उसमें उसकी कितनी फ़ीस पे कर दी है, आपको कितनी फ़ीस और पे करनी है, कितना आपने पे कर दिया है, आपके आइलेट्स का स्कोर कितना था, ए टू जी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होंगी। सो बी केयरफुल व्हाइल चेकिंग द कैश लेटर, और इन केस इफ़ देयर इज़ एनी थिंग्स विच इज़ नॉट मेंशन्ड, और जो आपने फ़ीस वगैरह पे कर दी है विच इज़ नॉट मेंशन्ड, अकोमोडेशन पे कर दिया विच इज़ नॉट मेंशन्ड, सो ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद योर यूनिवर्सिटी और एजेंट एज सुन एज पॉसिबल, और उनको चेंज कराओ। विदाउट चेंज आप एक्सेप्ट मत करो कैश लेटर, और वीज़ा भी फाइल मत करो, क्योंकि फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। आई बिलीव कि होगी आपको प्रॉब्लम। जब कैश लेटर वगैरह अप्लाई कर दोगे तो टीबी टेस्ट वगैरह के लिए भी आपको करना पड़ेगा, जो कि जिसको मेडिकल टेस्ट बोलते हैं। यहाँ के लिए वो ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 26-27 रुपये में हो जाता है। जब आप टीबी टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद फिर क्या है, फिर तो आपको सिर्फ वीज़ा ही अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है वीएफएस से। वीएफएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करती है और बायोमेट्रिक वगैरह सबमिट करती है किसी भी कंट्री को, या तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके। तो हम लोग तो यूके वीआई को ही करते हैं, तो मतलब हम लोग नहीं करते, वीएफएस करती है। तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह लेके अपना बायोमेट्रिक सबमिट करना है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद का कोई प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, और आपकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं जब तक आपका वीज़ा और पासपोर्ट आ नहीं जाता। और फिर क्या था, फिर आपको फ़्लाइट बुक करनी है। ओके, जब आपका वीज़ा या पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है। और फ़्लाइट ना पहले, मेरे ख्याल से पहले बुक मत करना, वैसे बहुत लोग करते हैं। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैंने पहले बुक कर ली, फिर कैंसिल करी, फिर बुक करी, फिर कैंसिल करी, और रीशेड्यूल किया, उसमें भी चार्जेस कुछ लगे। मतलब आप अपना क्या बोलते हैं, फ़्लाइट भी चेंज करने में रिफ़ंड आएगा, तो उसमें ना काफ़ी सारी हेडेक हो जाती है। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट एट द मोमेंट ही बुक कर लेना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहती है। और डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कर लेना, क्योंकि आपको, ये जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, कि क्योंकि हम लोगों को ना ट्रैवल का इतना हैबिट नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। अगर आप किसी और कंट्री में जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हो, बट इट्स जस्ट माई ओपिनियन कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही लेना तो बेटर रहेगा। और ट्राई करना कि स्टूडेंट डिस्काउंट ज़रूर से उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि ये कैश लेटर वगैरह तो आपके पास है ही, आप स्टूडेंट डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। ऊपर से लगेज वाला भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अलाउ कर देते हैं वो लोग, तो चेक कर लेना वो चीज़ें भी। तो आपको फ़्लाइट बुक करनी है, और फ्लाइट बुक करके फिर क्या करना है, फ्लाई करके यहाँ पे आ जाना है, और अपना स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाना है। मैं स्ट्रगल किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो बना बनाया या करा कराया मिलेगा। सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। अकोमोडेशन ढूंढना है, फिर फूड खुद से अरेंज करना है, फूड प्रिपेयर भी खुद करना है, यूनिवर्सिटी भी खुद जाना है, पढ़ना भी खुद ही है। ए टू जी चीज़ें आपको खुद से करनी है। बैंक अकाउंट खुद से खुलवाना है, और जीपी रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें खुद से करनी है। जॉब ढूंढनी है, सारी ए टू जेड चीज़ें खुद से करनी है। तो बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे आने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना। और ये नहीं कि काम ये मैं नहीं करूँगा, वो मैं नहीं करूँगा। मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम जो जॉब्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, या तो किचन असिस्टेंट का हो, या केयर असिस्टेंट का हो गया, या फिर किसी वेयर हाउस में कर रहे हो, या डोमिनोज में हो रहा है। तो मतलब पार्ट टाइम में यही सारी जॉब होती है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आते ही यहाँ पे आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाएगी, तो भाई आपका लक अच्छा हुआ तो मिल जानी चाहिए, मिल भी जाए तो अच्छी बात है, बट 99% ऐसा नहीं होता। क्योंकि वाइल वी आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा ना, तो आपको कोई भी फुल टाइम की जॉब ऑफर नहीं करता, मतलब उस टाइप की जॉब वाइट कॉलर वाली, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास जो एम्प्लॉय हो वो फुल टाइम अवेलेबल हो। तो इस वजह से, इस रीज़न से, और हमारा स्टूडेंट स्टेटस, मतलब जो वीज़ा स्टेटस है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है इन ऑर्डर जॉब। तो इस वजह से वो लोग हमें फुल टाइम जॉब ऑफर नहीं करते, मतलब वाइट कॉलर जॉब ऑफर नहीं करते। हम लोगों को यही सारी जॉब करनी पड़ती है पार्ट टाइम वाली, और मेंटली प्रिपेयर होके आना। बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है अरेंज। आपको 1 महीने 2 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद जो लाइफ में मज़ा आने लगेगा ना, उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। तो यही सब था प्रोसेस। होपफुली मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 मिनट में। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ऑफ़र लेटर या आपको कंडीशनल लेटर मिलेगा, उस कंडीशनल लेटर के बेस पे आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉज़िट करनी है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉज़िट करने के बाद आपको कैश लेटर आएगा। कैश लेटर के बाद आपको सारी चीज़ें, यानी कि आपको जितने भी वीज़ा फ़ाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे अरेंज करने हैं, यानी कि टीबी टेस्ट हो गया उसमें, और वीज़ा फ़ाइल के लिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सारे आपका अप्लाई वो करने अरेंज करने हैं। प्लस वीज़ा फाइल करने के लिए जो भी बायोमेट्रिक या
डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो तो आप जाओगे ही जाओगे, और फिर वहाँ से अपने वीज़ा के लिए वेट करोगे जब आपके घर पे पासपोर्ट वगैरह डिलीवर होगा। उसके बाद आपको फ़्लाइट बुक करनी है। फ़्लाइट बुक करने से पहले या बाद में आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, पर ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करने का कोई सेंस बनता नहीं है। शॉपिंग वगैरह करी और उसके बाद फ़्लाइट बुक करी और यहाँ पे लैंड होना है। तो होपफुली मैंने प्रोसेस समझा दिया है। मुझे भाई सच में इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 1 डेढ़ घंटा अगर किसी चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब फिर से याद करनी पड़ती है यार, क्योंकि मैंने ना अपने एजेंट के थ्रू करवाया था, तो मुझे ना एक्चुअल में प्रोसेस सारे पता नहीं है। मतलब वो चीज़ें तो पता है जो स्टार्टिंग में कंडीशनल लेटर वगैरह आती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, अपॉइंटमेंट लेनी है, वो तो पता है। बट ये मुझे नहीं पता कि यूकेवीआई की साइट पे जाके या वीएफएस ग्लोबल की साइट पे अपॉइंटमेंट लेना, ये सारी मुझे चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मैंने एजेंट के थ्रू करवाई थी, फीस वगैरह। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि आपका जो वीएफएस की या जितनी भी फीस जाएगी, एनएचएस की फीस जाएगी, वो आपके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से जाएगी, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, या जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट डिडक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपके पास वैसा कोई कार्ड हो, या अरेंज कर लेना किसी रिलेटिव से या फैमिली से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।